नमस्ते। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़ा है, खासकर वो जो एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में आते हैं। जी। उनकी ग्रेच्युटी को लेकर हाल में कुछ नियम बदले हैं। हमारे पास ये 24 अप्रैल 2025 की भारत के राजपत्र की अधिसूचना है, GSR 258E। तो आइए देखते हैं इसमें खास क्या है। बिल्कुल, ये असल में केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेच्युटी का संदाय संशोधन नियम 2025 है, मतलब 2021 वाले नियमों में बदलाव। अच्छा। और इनका मकसद है कि ग्रेच्युटी पेमेंट से जुड़े जो तरीके हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनको और साफ किया जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये एक आम सवाल रहता है कर्मचारियों के मन में कि क्या रिटायरमेंट के बाद भी ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है किसी पुरानी बात के लिए। नए नियम इस पर क्या कहते हैं, जरा इस पर रोशनी डालिए। हाँ, ये जरूरी सवाल है। देखिए, नियम 5 इसी बारे में है। अगर कोई कर्मचारी रिटायर हो गया है लेकिन बाद में ये साबित होता है कि सेवा के दौरान उसने कोई गंभीर कदाचार किया था या लापरवाही बरती थी, तो विभागीय या न्यायिक कार्यवाही पूरी होने के बाद जो सक्षम प्राधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति या संबंधित मंत्रालय, वो ग्रेजुएटी का पूरा या कुछ हिस्सा रोक सकते हैं या वापस लेने का आदेश भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें कर्मचारी के लिए भी तो कुछ बचाव होगा, मतलब अपनी बात रखने का मौका। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। कोई भी फाइनल ऑर्डर देने से पहले यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग से सलाह लेना अनिवार्य है। अच्छा, यूपीएससी से? जी, और साथ ही कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना ही होगा। ये जरूरी है ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। हाँ, ये जानना जरूरी था। अच्छा, एक और स्थिति है जो आजकल काफी देखने को मिलती है। कर्मचारी सरकारी नौकरी से पहले या शायद बाद में भी किसी ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू में काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में उनकी ग्रेच्युटी का क्या होता है? यह मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है ना? हाँ, ये आजकल आम है। तो इसके लिए नियम 4A, 9A, 9B और 32A है। इनमें ये साफ किया गया है। अच्छा। जैसे कोई पहले किसी स्वायत्त निकाय में था, फिर सरकार में आ गया, या फिर सरकारी नौकरी के बाद किसी ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू में परमानेंट चला गया, जिसे हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं। हाँ, विलेन या एब्जॉर्प्शन। जी, तो ऐसे मामलों में ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट होगी, कौन देगा, ये सब बताया गया है। तो इसका मतलब मोटी बात क्या है? जिम्मेदारी किसकी बनती है ग्रेच्युटी देने की? देखिए, सीधी सी बात यह है कि कर्मचारी ने जितने समय जिस संस्था में काम किया है, उस समय की ग्रेच्युटी देने की जिम्मेदारी आमतौर पर उसी संस्था की होगी। ठीक है। जब तक कि उन्होंने आपस में तय करके देनदारी ट्रांसफर ना की हो। जैसे मान लीजिए 10 साल सरकारी नौकरी, 5 साल ऑटोनोमस बॉडी में, तो दोनों अपनी अपनी अवधि का हिस्सा देंगे। समझ गया। हाँ, लेकिन एक बात और है, कुल ग्रेच्युटी पर एक ऊपरी सीमा भी होती है जो सरकार तय करती है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। एक और स्थिति है, थोड़ी गंभीर है लेकिन जरूरी है। अगर कोई कर्मचारी भगवान न करे लापता हो जाए, तो नियमों के हिसाब से क्या होता है? हाँ, ये दुखद स्थिति है, लेकिन नियम 33 इसी के लिए है। अगर कोई कर्मचारी लापता हो जाता है तो परिवार को पुलिस में FIR दर्ज करानी होती है। जी। और बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद वो ग्रेच्युटी के लिए क्लेम कर सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद और परिवार को एक इंडेमनिटी बॉन्ड देना होता है। इंडेमनिटी बॉन्ड, वो क्या होता है? वो एक तरह का कानूनी आश्वासन है कि अगर कर्मचारी वापस आ गया तो मिली हुई रकम वापस कर दी जाएगी। तो ये बॉन्ड जमा होने के 6 महीने बाद अगर कर्मचारी का कुछ पता नहीं चलता तो ग्रेच्युटी परिवार को दी जा सकती है। अच्छा, 6 महीने बाद। और अगर इसमें देरी हो तो ब्याज वगैरह का कुछ है? हाँ, नियम 44 कहता है कि अगर प्रशासनिक कारणों से भुगतान में देरी होती है तो जो भी लागू दरें हैं उस हिसाब से ब्याज भी देना होगा। ठीक है। और फाइनल सेटलमेंट जो है वो आम तौर पर लापता होने के 7 साल बाद होता है, या अगर अदालत कर्मचारी को कानूनी तौर पर मृत मान लेती है, जो भी पहले हो। ये तो वे बड़े बदलाव। इनके अलावा भी कुछ छोटे मोटे प्रक्रियात्मक बदलाव हैं, जैसे नॉमिनेशन या सर्विस पीरियड गिनने को लेकर? हाँ, कुछ और चीजों में भी स्पष्टता लाई गई है। जैसे नियम 23 और 24 नॉमिनेशन की प्रक्रिया को और साफ करते हैं। नियम 22 है अर्हकारी सेवा, मतलब क्वालिफाइंग सर्विस कैसे गिनी जाएगी, खासकर कुछ विशेष छुट्टियों के मामले में। नियम 44 जो है वो ब्याज की गणना और शर्तों को और विस्तार से बताता है। और सरकारी बकाया, जैसे घर का किराया वगैरह? हाँ, उसके लिए नियम 46 और 48 हैं। वो बताते हैं कि अगर कोई सरकारी बकाया है, जैसे मकान का किराया या लाइसेंस फीस,
तो उसे ग्रेच्युटी से कैसे वसूला जा सकता है? तो ये थे केंद्रीय सिविल सेवा ग्रेच्युटी नियमों में हुए कुछ अहम बदलाव। खासकर एनपीएस वाले कर्मचारियों के लिए जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बदलाव कहीं ना कहीं प्रक्रियाओं को ज्यादा पारदर्शी और स्पष्ट बनाते हैं। सही कहा। और अगर थोड़ा हटकर सोचें तो ये बदलाव दिखाते हैं कि कैसे नियमों को बदलती हुई काम की परिस्थितियों के हिसाब से ढाला जा रहा है। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि जैसे जैसे लोगों के करियर के रास्ते बदल रहे हैं, वो सरकार, फिर स्वायत्त संस्था, शायद प्राइवेट सेक्टर ऐसे घूम रहे हैं, तो क्या भविष्य में हमें ऐसे नियमों की जरूरत पड़ेगी जो इस तरह के आने जाने को और आसान बना सके, खासकर रिटायरमेंट लाभों के मामले में, जैसे ग्रेच्युटी या पेंशन का ट्रांसफर वगैरह? बिल्कुल। ये एक विचारणीय प्रश्न है कि कैसे सिस्टम को और फ्लेक्सिबल बनाया जाए। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।